गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं इंदू लेट्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। अपनी मिशन लेट्स सीरीज के 30 बेहतरीन प्रश्नों को लेकर के एक बार मैं आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूं। ज़्यादा लोग जुड़िए आज की क्लास में, ज़्यादा लोग लाइक करिए, शेयर करिए और जितना हो सके इस पर आप मैक्सिमम आप आंसर देने का प्रयास किया करिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको सारे आंसर आएँ, लेकिन आप एक बार ज़रूर भरसक प्रयास किया करिए। और ये 30 प्रश्न को करने के बाद जाते जाते क्लास के लास्ट में आप जो है अपने द्वारा दिए गए आंसर को मिलाया करिए और ये देखा करिए कि आपने 30 प्रश्नों में से कुल कितना प्रश्न हल किया है। बढ़ते हैं आज के मिशन लेट्स सीरीज के पहले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत बार आया है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न, कई तरीकों से पूछा गया है। उसमें से देखिए एक तरीका ये भी है, 2002 में भारतीय संविधान में किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था? ठीक, 86वें संविधान संशोधन, 62वें संविधान संशोधन, 99वें संविधान संशोधन, 74वें संविधान संशोधन। ठीक, देखिए आज के विचार की देखिए एक एग्जाम्पल देखिए, एक मच्छी जो है इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी को अपने छोटे छोटे पंखों के द्वारा देखिए ऊपर कर रही है। ठीक, इतनी क्षमता है इसमें, तो आप लोगों में तो बहुत सारी क्षमताएं हैं। ठीक, आंसर दीजिएगा। 2002 में भारतीय संविधान में किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था? 86वां संविधान संशोधन, 62वां संविधान संशोधन, 99वां संविधान संशोधन, 74वां संशोधन। ठीक, मौलिक कर्तव्य पहले जो है आपके 10 थे। मौलिक कर्तव्य आपके 10 थे। मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या पहले कितनी थी? 10 थी। और मौलिक कर्तव्य स्वयं पहले नहीं था। ठीक, मौलिक कर्तव्य को लाया गया इंदिरा गांधी जी के द्वारा 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, संशोधन 1976 के द्वारा। ठीक, तब इसमें मौलिक अधिकारों की संख्या क्या थी? 10 थी। ठीक, और उस समय के इसको हम लोगों ने लिया था उस समय के सोवियत संघ से, जिसका जो है एक विघटित रूप आज रूस के नाम से जाना जाता है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें जो है 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। ठीक, और इसमें अभिभावकों को गार्जियन को रिस्पॉन्सिबल बनाया गया अपने बच्चों की शिक्षा के लिए। अभिभावकों को उत्तरदायित्व दिया गया अपने बच्चों की शिक्षा के लिए। ठीक, इसके बाद और भी परिवर्तन हुए। ठीक, 11 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया और इसी का आपको पूछ रहा है कौन सा संशोधन है, तो पहले उत्तर ले लीजिए, 86वां संविधान संशोधन। ठीक, 2002 के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया और इसी से ही हमने शिक्षा को, ध्यान रखिएगा, 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बनाया गया था। ठीक है, ये आर्टिकल आपका 21A। ठीक, इसके साथ एक जगह और परिवर्तन हुआ था इस संविधान संशोधन से, वो कौन सा? अनुच्छेद 45 में वो परिवर्तन आपका हुआ था। अनुच्छेद 45 में कौन सा परिवर्तन हुआ? एक सेकेंड। अनुच्छेद 45 में परिवर्तन हुआ, जिसमें 6 वर्ष से कम बच्चों के लिए 6 वर्ष से कम बच्चों के लालन पालन की जिम्मेदारी या उत्तरदायित्व राज्य को प्रदान की गई। प्रदान करने का मतलब है कि ये नीति निर्देशक तत्व में एक अपेक्षा की गई राज्य से जिम्मेदारी राज्य को प्रदान किया गया। ठीक, रिक्वेस्ट की गई। ठीक, तो 3 जगह परिवर्तन हुए 86वें संविधान संशोधन 2002 से, आप ये ध्यान रखिएगा। ठीक, बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। तो इसका राइट आंसर था 86वें संविधान संशोधन। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है? धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है राज्य सरकार सभी धर्म के खिलाफ
ठीक, राज्य सरकार द्वारा एक धर्म को स्वीकार। नंबर 3, राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना, इनमें से कोई नहीं। ठीक, सेकुलरिज्म के बारे में पूछा जा रहा है, धर्मनिरपेक्षता। ठीक है, इसे पंथ निरपेक्षता भी कहा जाता है, इसे पंथ निरपेक्षता भी कहा जाता है, इंग्लिश में सेकुलरिज्म बोला जाता है, पंथ निरपेक्षता। और इसका अर्थ पूछा गया है, तो इसका जो राइट आंसर है, राज्य सरकार नहीं, कोई भी सरकार राज धर्म के रूप में किसी भी धर्म को महत्व नहीं देती। ठीक, तो इसमें ऑप्शन राज्य सरकार है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं किया जाता, सभी धर्मों को समान महत्व दिया जाता है। और इसको जोड़ा गया था, इस शब्द को जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया है, पंथ निरपेक्षता या धर्म निरपेक्षता को। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। खटाखट आंसर देते रहिएगा, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। अगला क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी मृदा कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है? लैटराइट मृदा, जलोढ़ मृदा, काली मिट्टी, लाल मिट्टी। ठीक, कपास की खेती के लिए इन चारों में से उसका उपनाम पहले बता दे रहा हूँ, रेगुर मिट्टी भी कहते हैं उसे, आप लोग को हिंट दे रहा हूँ, रेगुर मिट्टी कहते हैं, और इसे कहते हैं काली कपास की मिट्टी भी कहा जाता है, काली कपास की मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक, और इसमें जो ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन, कौन सी मृदा कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त होती है? काली मिट्टी। और इस काली मिट्टी का फैलाव आपका महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश तक फैला हुआ है। ठीक, और यहाँ पर कपास की खेती बढ़िया होती है, और कपास की खेती के साथ साथ जो है खट्टे फल भी यहाँ पर अच्छी मात्रा में उगाए जाते हैं, प्लस गन्ना के लिए भी यह मिट्टी जो है लाभदायक होती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कपास के लिए सबसे बेटर जो है सॉइल है आपकी ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4 साइंस से। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? बोरान, सिलिकॉन और जर्मेनियम जैसे तत्वों को ... के रूप में वर्गीकृत किया गया है। लेंथेनाइट्स, उपधातु, एक्टिनाइट्स, क्षार धातु। ठीक, बोरान, सिलिकॉन और जर्मेनियम जैसे तत्वों को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? लेंथेनाइट्स, उपधातु, एक्टिनाइट्स या क्षार धातु। तो ये जो आपके बोरान, सिलिकॉन और जर्मेनियम हैं, इनमें धातु एवं अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, ठीक, इसलिए इनको कहा जाता है उपधातु। मेटलाइट्स इंग्लिश में बोलते हैं, उपधातु कहा जाता है। ठीक, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उपधातु। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, खटाखट आंसर देते रहिएगा, लास्ट तक क्लास में बने रहिए। लास्ट में जाते जाते अपने क्वेश्चंस को वैल्यूएट किया करिए, कितने मैंने किए हैं आज की क्लास में। वाष्पीकरण के फलस्वरूप ... तापमान और दाब में वृद्धि होती है। शीतलन, ठीक, होता है, तापमान में वृद्धि होती है, तापन होता है। ठीक, तो ये जो वाष्पीकरण प्रक्रिया है, वेपोराइजेशन, ठीक, तो ये वाष्प बनना, किसी भी मैटर, द्रव्य का गैस रूप में परिवर्तित होना, गैस रूप में ऑब्लिक वाष्प में परिवर्तित होना। ठीक, वाष्पीकरण कहलाता है। और इस प्रक्रिया में देखिए अणु जो होते हैं किसी भी द्रव्य के, वो ऊष्मा को अवशोषित कर लेते हैं। ठीक, क्योंकि वो अपने जो है क्षेत्रफल और बाकी चीज़ों में परिवर्तन करते हैं, उसके लिए उनको ऊष्मा या ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये अणु ऊष्मा को अवशोषित कर लेते हैं, जिसके ही फलस्वरूप, अब देखिए ऊष्मा अवशोषित हुई, तो इससे आप आंसर जान जाइएगा कि कोई भी चीज़ जो पहले के तापमान में रही होगी, उससे कम तापमान में निकल करके बाहर आएगी, वाष्प रूप में जब आएगी। तो इसका मतलब जो प्रक्रिया होगी वो आपका कौन सी प्रक्रिया होगी? शीतलन होगा। ठीक, शीतलन की प्रक्रिया होती है। ठीक, शीतल ठंडक का एहसास होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6। 1864 में भारत में प्रथम वन महानिरीक्षक कौन थे?
वनों के सबसे बड़े अधिकारी 1864 में कौन बनाए गए थे, उनका नाम दिया गया है, 4 नाम दिए गए हैं, वेरियर एल्विन, ईपी स्टेबिंग, माइकल ट्रॉसिंग, डाइट्रिच ब्रेंडिस। ठीक, तो इसमें से आपको ये बताना है कि कौन जो है वो 1864 में प्रथम वन महानिरीक्षक बनाए गए थे। तो इसका राइट आंसर है डाइट्रिच ब्रेंडिस को जो है पहला वन निरीक्षक भारत का, पहला भारत का वन महानिरीक्षक बनाया गया था, वन निरीक्षक बनाया गया था। और ये लगभग 30 वर्षों तक इस पद पर बने रहे थे, 30 वर्षों तक काम किया था। और ये मूल रूप से जर्मन थे, जर्मनी के मूल निवासी थे। ठीक, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डाइट्रिच ब्रेंडिस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7। बताइएगा, बढ़िया क्वेश्चन है। पोषण की वह कौन सी विधि है जिसमें जीव मृत और क्षयकारी पदार्थों से पोषक तत्वों को घोल के रूप में ग्रहण करते हैं। ठीक, देखिए, पोषण की वह विधि स्वपोषी पोषण कहा गया, विषम पोषी पोषण कहा गया, परजीवी पोषण कहा गया, मृत पोषित पोषण कहा गया। ठीक है, तो इन चारों पोषण के मेथड्स में वह कौन सी विधि है जिसमें कोई भी जीव मृत और क्षयकारी, मतलब जो है नुकसानदायक या सड़ी गली चीज़ों से जो है पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं। तो देखिए, इस मृत शब्द से आप पकड़ लेंगे वो कौन से पोषण की विधि है, मृत पोषित पोषण, जिससे सब और ऐसे जीवों ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को कहते हैं सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसको इंग्लिश में बोलते हैं, न्यूट्रिशन इसको इंग्लिश में बोलते हैं। और इसको ऐसे जीवों को सेप्रोफाइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेप्रोफाइट्स बोलते हैं। अर्थात ऐसे जीव जो मृत और सड़ी गली चीज़ों से अपना भोजन ग्रहण करें उन्हें मृतोपजीवी जीव बोलते हैं। इंग्लिश में इसको सेप्रोफाइट्स बोलते हैं। और इस प्रकार का न्यूट्रिशन बोला जाता है सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और ये मुख्य रूप से आप लोग कौन कौन करता है? ऐसा जो है जीवाणु करते हैं, ऐसा विषाणु करते हैं, ऐसा कुछ कवक भी ऐसा करते हैं। तो इन लोगों के जो भोजन का मेथड जो है वो मृत पोषित पोषण के अंतर्गत आता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मृत पोषित पोषण। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, खटाखट आंसर देते रहिएगा। एक स्थानांतरण खेती बेवर किस भारतीय राज्य में प्रचलित है? मध्य प्रदेश, केरल, आंध्र प्रदेश, असम। ठीक है, स्थानांतरण खेती बेवर। स्थानांतरण खेती क्या होती है पहले तो ये जानिएगा। निश्चित समय तक ही किसी क्षेत्र विशेष में कृषि करना, फिर कुछ समय पश्चात नए क्षेत्र में कृषि करना। ठीक, ओवरऑल अगर एक लाइन में आपको बताना है तो अस्थायी कृषि। ठीक है, अस्थायी कृषि, स्थानांतरण कृषि को बोलते हैं अस्थायी कृषि। जो क्षेत्र की उर्वरता पर निर्भर करता है। जब तक उर्वरता रहेगी तब तक वहाँ खेती होगी। उर्वरता खत्म तो आपका वो एरिया आपको छोड़ देना है। ये मुख्य रूप से पठारों पे होती है, पहाड़ों पे होती है। जहाँ पे नदियाँ मिट्टी नहीं होंगी सब क्षेत्रों में आप कह सकते हो स्थानांतरण खेती होती है। और इसका एक टाइप है बेवर, और वो पूछा जा रहा है कि किस भारतीय राज्य में प्रचलित है। तो वो स्टेट है आपका कौन सा? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन सब राज्यों में इस प्रकार की खेती आपको देखी जाती है। और ये करने वाली जो जनजाति है कोरबा जनजाति के द्वारा ये इस प्रकार की खेती को किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। खटाखट आंसर देते रहिएगा। ये बताइए, वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन है, गैलापागोस द्वीपों का एक द्वीप समूह किसके पश्चिम में स्थित है? अब देखिए मैप, एक मैं बात आपको बताना चाहूँगा। भूगोल अगर आप पढ़ रहे हैं, भूगोल की तैयारी अगर आप कर रहे हैं और आपकी भूगोल विषय में आपके अध्ययन करते समय अगर मैप नहीं है,
ठीक है। और खासकर वर्ल्ड ज्योग्राफी में, विश्व भूगोल में मैप नहीं है तो आपकी भूगोल की पढ़ाई आधी ही हो रही है, इसको जाने रहिएगा। ठीक, मैप बहुत जरूरी है। गैलापागोस द्वीपों का एक द्वीप समूह किसके पश्चिम में है? लोकेशन पूछा है। दक्षिण अमेरिका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका। रट नहीं सकते तो इसको आप किससे तैयार कर सकते हो? सिर्फ एक ही तरीका है, मैप आपके दिमाग में होना चाहिए। तो ये द्वीपों का एक द्वीप समूह है जो अपने बड़े कछुओं के लिए जाना जाता है। बड़े बड़े कछुए पाए जाते हैं, बड़े बड़े कछुआ पाया जाता है इस क्षेत्र में। और ये आपका जो द्वीप समूह है ये आपका कहाँ पे है, किसके पश्चिम में? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम में ये द्वीप समूह है गैलापागोस। ठीक, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, दक्षिणी अमेरिका। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, किस राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं? जिम कॉर्बेट, रणथंभौर, काजीरंगा, बांदीपुर। तो इसमें यह पूछा है कि किस नेशनल पार्क में एक सींग वाले सबसे अधिक गैंडे पाए जाते हैं, और वो आपका जो नेशनल पार्क है वो आपका फेमस नेशनल पार्क है आपका काजीरंगा। ठीक, जो आपका असम के गोलाघाट, जहाँ पे हमारी संस्था भी है उसी के नाम से एक क्षेत्र है, गोलाघाट नौगांव पूरा नाम है, वहाँ पर स्थित है। और यहीं पर आपका सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, काजीरंगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, बढ़िया क्वेश्चन, इसको बताइए। केंद्र में संघ कार्यपालिका में ... होते हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री। और ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन मिलाइए। ठीक, संघीय कार्यपालिका में देखिए, संघीय कार्यपालिका में कौन कौन व्यक्ति शामिल होते हैं तो मैं आपको बता रहा हूं, तब तक आप लोग आंसर दीजिए। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ठीक, आपकी संघीय मंत्रिपरिषद, ठीक, और संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष आपका कौन? प्रधानमंत्री। और एक पद और शामिल होता है जिसको हम लोग कहते हैं महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक, महान्यायवादी। इतने ही लोग आपके संघीय कार्यपालिका में होते हैं, जिसमें से देखिए आपका लोकसभा अध्यक्ष नहीं है। इन्हीं को हटा करके जो ऑप्शन बने वो ऑप्शन ही आपका सही होगा। ए, बी और डी, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से उपनिषद किसकी व्याख्या करता है? बढ़िया क्वेश्चन। आर्यों के दर्शन और सिद्धांतों की, आर्यों के कानून व्यवस्था की, आर्यों की राजनीतिक व्यवस्था की, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से यह पूछा है कि उपनिषद जिनकी संख्या 108 है वो किस चीज़ से संबंधित है। तो इसमें जो है आपका जो जिस चीज़ की व्याख्या मिलती है उसे आर्यों के दर्शन और सिद्धांतों के नाम से जाना जाता है। इसे वेदांत के नाम से भी जानते हैं, और इनकी संख्या भी कितनी है? 108। इनकी संख्या कुल कितनी है? 108, जो व्याख्या करते हैं आर्यों के दर्शन और सिद्धांतों की। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, राज्य के राज्यपालों के पारिश्रमिकों और सेवा शर्तों के बारे में कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? ठीक, किसके बारे में बनाना है? पारिश्रमिक के बारे में और सेवा शर्तों के बारे में। पोस्ट कौन सी है? राज्यपाल। कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? केवल राज्य विधायिका, भारत के प्रधानमंत्री नहीं हो सकता, संसद और राज्य विधायिका दोनों। ठीक, एक ही से चलेगा। ठीक, अब आपको बचा कौन? केवल राज्य विधायिका, केवल भारतीय संसद। अपने आप आंसर सही हो जाएगा। राज्यपाल केंद्र के द्वारा शासित पद है। ठीक, जिसके सेवा शर्तों के बारे में जो कानून बनाने का अधिकार है वो केवल किसको है? भारतीय संसद को। आर्टिकल 158 से, अनुच्छेद 158 से ये काम जो है आपका राज्यपालों के लिए किया जाता है भारतीय संसद के द्वारा। तो देखिए ऐसे प्रश्न हैं जो अगर हम समझे हैं, अगर हम विषयों को अच्छे समझे हुए हैं तो हम अपने आप आंसर को निकाल सकते हैं। जो बच्चे रट के पढ़ते हैं उनको हमेशा ऑप्शन में ही आपको आंसर दिखेगा, लेकिन जो बच्चे समझ के पढ़े हुए होते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद सारी चीज़ों पे एनालिसिस करते हैं, तब जा करके वो आंसर देते हैं, और वही बच्चे लास्ट में सक्सेस भी होते हैं। मेरी ये बात ध्यान रखिएगा, जिसने भी समझ के रटा है वही सक्सेस हुआ है, बाकी सब परेशान रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, 1927 में ब्रुसेल्स, बेल्जियम में उत्पीड़ित विपक्षी राष्ट्रीयताओं के सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से कौन शामिल हुआ था? सुभाष चंद्र बोस, जेपी नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, जवाहरलाल नेहरू। पहले तो प्रश्न समझिए,
वर्ष 1927 में ब्रुसेल्स बेल्जियम में, ठीक, उत्पीड़ित विपक्षी राष्ट्रीयता। इसका मतलब क्या हुआ कि जिन देशों में कोई अन्य शासक अन्य देश का शासन चल रहा था, उसके अपोजिट लोग, उसके विपक्ष के लोग एक जगह पे एकत्रित हुए थे। वर्ष आपका कौन सा है? 1927। प्लेस आपका कौन सा है? ब्रुसेल्स। तो उस समय सबसे मजबूत विपक्ष अंग्रेजों का कौन था? इंडियन नेशनल कांग्रेस, राष्ट्रीय कांग्रेस। उसकी तरफ से इस सम्मेलन में कौन गया था? तो प्रश्न का उत्तर है कौन गया था? जवाहरलाल नेहरू जी गए थे भारत की तरफ से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू। पहले प्रश्न समझा करिए, उसके बाद आंसर देने का प्रयास किया करिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, बढ़िया क्वेश्चन, इसको बताइए। ठीक, भारतीय क्षेत्र के ब्रिटिश राजस्व रिकॉर्ड में महाल एक राजस्व भू संपत्ति है जो हो सकती है एक गांव या गांवों का समूह, केवल एक एकल गांव, एक प्रांत का एक बड़ा क्षेत्र, धनी व्यक्तियों की भूमि। इन चारों में से आपको यह बताना है कि टर्म जो यूज किया गया है महाल, ठीक है, ब्रिटिश रेवेन्यू रिकॉर्ड में, ब्रिटिश राजस्व रिकॉर्ड में, तो वो क्या है। ठीक, इसके पहले मैं आपको बताने से पहले मैं आपको थोड़ी सी चीज़ बताना चाहूँगा। जिन भारतीय क्षेत्रों पर ब्रिटिश का शासन चलता था या ब्रिटिश राजस्व वसूलते थे, तो वो 3 प्रकार से राजस्व या लगान या कर वसूलते थे। ठीक, पहला प्रकार जो था रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। ठीक, दूसरा आपका थी महालवाड़ी। ठीक, और तीसरा जो तरीका था इनके लगान लेने का, उसे कहते हैं परमानेंट सेटलमेंट, अस्थाई बंदोबस्त। ठीक, अब देखिए, अगर आपने रटा होगा तो आप परेशान रहेंगे, अगर समझा होगा, रैयत माने होता है प्रजा, रैयत माने होता है प्रजा। डायरेक्ट जब प्रजा से ये लगान जिन क्षेत्रों पे वसूलते थे उस व्यवस्था को कहा जाता था रैयतवाड़ी। महाल मुहल्ला, महाल मुहल्ला, महाल से याद रखिएगा मोहल्ला, तो ये मोहल्ला आपका एक गांव या गांव का समूह हो सकता था जहां से ये पूरा सामूहिक रूप से लगान लेते थे। अस्थाई बंदोबस्त, ठीक है, एग्रीमेंट के थ्रू। परमानेंट सेटलमेंट बोलते हैं, ये एक प्रकार की ठेकेदारी व्यवस्था थी जो किसी जमींदार को या किसी संभ्रांत व्यक्ति को दे दिया जाता था कि भैया जाके लगान तुम ही वसूलो। तो इस प्रकार के सेटलमेंट को कहते थे अस्थाई बंदोबस्त। तो 3 प्रकार से ये लगान वसूलते थे, जिसमें से प्रश्न आया है आपका ब्रिटिश राजस्व रिकॉर्ड में महाल किस टर्म को इंडिकेट करता है? एक गांव या गांव का समूह। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, खटाखट आंसर देते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सा केंद्र और राज्य के प्रशासनिक संबंधों के बारे में सही है? ठीक, केंद्र राज्य सरकारों को हिंदी भाषा के विकास को सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दे सकता है। ठीक, बिल्कुल सही है, बाध्य नहीं कर सकता, इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्या है आपका? संसद को किसी अंतर्राज्यीय नदी या नदी घाटी में पानी के उपयोग, वितरण या नियंत्रण के संबंध में किसी भी विवाद या शिकायत पर न्याय निर्णय की शक्ति के साथ निहित किया गया है। मतलब उसको पावर दी गई है, किसको? संसद को, कि किसी 2 राज्यों में बहने वाली नदी या किसी नदी घाटी में पानी के उपयोग, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो, कंट्रोल किसका हो, इसके संबंध में कोई भी डिस्प्यूट होता है, कोई विवाद होता है, कोई शिकायत होती है, तो उस पर न्याय करने की शक्ति संसद को दी गई है, निहित किया गया मतलब प्रदान की गई है। तो भैया ए भी सही है, ए भी सही है, ये दोनों सही हैं, ये दोनों सही है। तो हमें उस ऑप्शन की ओर जाना है जिसमें ये दोनों हों। ये ऑप्शन नंबर बी में देखिए, ए और बी दोनों का इंडिकेशन दिया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ए और बी दोनों। खटाखट आंसर देते रहिएगा, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। और जिन लोगों ने अभी भी हमारे लच क्लासेस के यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है वो सब्सक्राइब कर लें। और डेली सुबह 7 बजे आप करंट बम की क्लास लें, और 10 बेहतरीन प्रश्नों के साथ करंट के, और शाम को 30 प्रश्नों के साथ बेहतरीन, सोमवार से लेकर के शनिवार तक। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का एक संकेतक है? ठीक, मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI। पहला है आजीविका के अवसर, क्या संकेतक है? गरीबी अनुपात क्या संकेतक है मानव विकास सूचकांक का? जन्म के समय अनुमानित जीवन काल क्या संकेतक है? पर्यावरण की स्थिति क्या संकेतक है? ठीक, तो देखिए पहली बात तो ये है, क्या पूरे विश्व में मानव के विकास के लिए सबसे उपयुक्त पैमाना माना जाता है मानव विकास सूचकांक, इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इसको इंग्लिश में बोलते हैं। इसकी शुरुआत हुई थी 1990 में, और ये कॉन्सेप्ट है महबूब उल हक जी का, महबूब उल हक जी का। ठीक, अब हर साल 1990 से लेकर हर साल मानव विकास सूचकांक की रिपोर्ट आती है,
और जो 2025 की रिपोर्ट आई है उसमें 2025 की जो रिपोर्ट आई है, वर्ष 2025 में मानव विकास, 24 क्यों लिख रहे हो भाई, चलो 24 को भी बता दे रहे, वर्ष पहले नहीं की सुन लेते। वर्ष 2024 में भारत की पोजीशन थी 133, ठीक, कितने देशों में, 193 देशों में। वर्ष 2025 में भारत की पोजीशन 3 घट गई, 130 पहुंच गई 193 में, सॉरी 130 पे पहुंच गई 193 देशों में। अब यहीं पे मैं बताऊंगा कि जो आपका मानव विकास सूचकांक में प्रथम देश है, मानव विकास सूचकांक से पक्का 2-3 एग्जाम में तो इस जो मैं टेबल बता रहा हूं आपको, इससे प्रश्न आते ही हैं। पहले स्थान पर है आइसलैंड, प्रथम स्थान पर, और दक्षिणी सूडान, अफ्रीकी देश दक्षिणी सूडान सबसे अंत में है, सबसे अंत में। अब ये तो आपका ये डाटा हुआ, ठीक। अब इसमें से आपको ये पूछा गया है, ठीक, इसमें से ये पूछा गया है कि इसमें कौन सा सूचकांक का सबसे अच्छा संकेतक है। तो जन्म के समय यदि कहीं पर जन्म लिया किसी मानव ने, ठीक, तो यदि जहाँ पर उसके जीवन काल की मैक्सिमम अवधि होगी वही कहा जाएगा अनुमानित जीवन काल। इसका मतलब उस देश का मानव विकास सूचकांक सबसे अच्छा है, मानव का विकास सबसे अच्छे तरीके से होगा क्योंकि उसका जीवन काल क्या है, ज़्यादा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जन्म के समय अनुमानित जीवन काल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, योगक्षेम वहाम्यम किसका आदर्श वाक्य है। भारतीय स्टेट बैंक, SBI, LIC ऑफ इंडिया, भारतीय जीवन बीमा निगम, लोकसभा, प्रधानमंत्री कार्यालय। ठीक, आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारे संगठन, जैसे हम लोग की संस्था है लक्ष्य क्लासेज, वो भी अपना एक ध्येय वाक्य देखिए हमारे लोगों पे लगा रहता है, वी इग्नाइट योर माइंड। ठीक, उसी प्रकार हमारे देश में बहुत सारे संगठन हैं, बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो अपना अपना एक ध्येय वाक्य लगा के चलते हैं। आदर्श वाक्य जो है आइडियल सेंटेंस, आइडियल कोटेशन कहा जाता है। तो ये पूछा गया है कि योगक्षेम वहाँ में हम किसका आदर्श वाक्य है। तो ये आपका जो आपको मिलेगा, ये आपको मिलेगा कहाँ पर, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का ध्येय वाक्य है LIC का। ठीक, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, LIC। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम और विशालतम बहुउद्देशीय संग्रहालय कौन सा है। सबसे पुराना और सबसे विशाल, ये भी ध्यान रखिएगा। जैन संग्रहालय मथुरा, बौद्ध संग्रहालय कुशीनगर, डॉक्टर BR अम्बेडकर संग्रहालय रामपुर, राज्य संग्रहालय लखनऊ। तो आपका जो सबसे प्राचीन संग्रहालय है और सबसे बड़ा वो आपका लखनऊ में स्थित है, स्टेट म्यूजियम लखनऊ, राज्य संग्रहालय लखनऊ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, सीमा सुरक्षा बल से संबंधित है। सीमा सुरक्षा बल BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स कब बनाया गया था। 1947 में, 1950 में, 1960 में, 1965 में। तो भारत पाकिस्तान युद्ध, लेकिन कौन वाला, 1965 वाला। ठीक, इस युद्ध में एक बल की आवश्यकता महसूस की गई और उसी समय इसका निर्माण किया गया। ठीक, और मैं आपको बताना चाहूँगा यह विश्व का सबसे बड़ा सीमा प्रहरी बल है, सीमा की रक्षा करने वाला बल है, सीमा की रक्षा करने वाला बल है। और देखिए ये हमारे सभी सीमाओं की रक्षा भी नहीं करता, ये केवल 2 देशों पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमा पर ये आपका BSF जो है तैनात रहता है, बाकी अन्य किसी भी देश की सीमा पे नहीं। ठीक, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1965। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, अनुच्छेदों से रिलेटेड क्वेश्चन है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 किससे संबंधित है। शिक्षा का अधिकार, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का, अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, ठीक, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा, धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता। तो आर्टिकल 30 जो है वो राइट देती है अल्पसंख्यक वर्गों को कि वो अपने मनपसंद शिक्षा संस्थाओं की स्थापना कर सकें और उनका प्रशासन चला सकें। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अनुच्छेद 30 का अर्थ किससे है। खटाखट आंसर देते रहिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 22,
बढ़िया क्वेश्चन, इसको बताइए, इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है भी। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को सशस्त्र बलों, पैरा सैन्य बल मतलब होता है पैरा मिलिट्री फोर्स, अर्ध सैनिक बल इसकी हिंदी होती है, और पुलिस बल, जितने भी आपके पुलिस फोर्स हैं पूरे आपके इंडिया में, के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित या निरस्त करने का अधिकार देता है। देखिए एक तरफ इसी चैप्टर में मौलिक अधिकारों में हमें बहुत सारे मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, लेकिन देखिए कुछ खास जगहों पर जो वो खास जगह किससे जुड़ी हैं, सुरक्षा से जुड़ी हैं, ठीक, देश की एकता एवं अखंडता से जुड़ी हैं, एकता एवं अखंडता से जुड़ी हैं, ठीक, जो चीज़ें ऊपर दी गई हैं, गोपनीयता से जुड़ी हैं, किससे जुड़ी हैं, गोपनीयता से जुड़ी हैं, और इन सभी में देश का हित है, इन सभी में देश का हित है, और देश का हित है तो जनता का हित है, ठीक, जनता का हित है। इसी हित को ध्यान में रखते हुए हमारे मौलिक अधिकारों में से आपका एक अनुच्छेद है जो इन सब में मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित या निरस्त कर सकता है, और वो आर्टिकल आपका कौन सा है, अनुच्छेद 33, ठीक। तो इसका राइट आंसर होगा आर्टिकल 33। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 23। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष पद पर चयनित प्रथम भारतीय का नाम क्या था, ठीक, JB कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्रीमती विजयालक्ष्मी पंडित। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा जिसे संयुक्त राष्ट्र की संसद कहा जाता है, संयुक्त राष्ट्र की संसद कहा जाता है, संयुक्त राष्ट्र की संसद जिसे कहा जाता है, उसके अध्यक्ष पद पर चयनित होने वाली प्रथम भारतीय कौन थी, श्रीमती विजयालक्ष्मी पंडित। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, श्रीमती विजयालक्ष्मी पंडित। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 24। भारत में हर साल राष्ट्रीय दूध दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है, 26 नवंबर, 12 दिसंबर, 13 दिसंबर, 26 अक्टूबर। इन चारों में से राष्ट्रीय दूध दिवस, नेशनल मिल्क डे, कब मनाया जाता है, और ये दूध दिवस संबंधित है, श्वेत क्रांति के जनक थे वर्गीस कुरियन जी। वर्गीस कुरियन का जन्म दिवस भी इसी दिन है, और ये बर्थडे उनका जो है वो प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, 26 नवंबर को। उन्हीं के बर्थडे के उपलक्ष्य में हम लोग राष्ट्रीय दूध दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। फेसबुक पे जैसे सोशल मीडिया कम्युनिकेशन से रिलेटेड सवालों में सबसे ज़्यादा जिस ऐप से प्रश्न आते हैं वो आप ध्यान रखिएगा, फेसबुक से, ठीक। फेसबुक पर शो देखने के लिए निम्न में से कौन से प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाता है, ठीक, कैमियो, फेसट्यूब, फेस ऐप, फेसबुक वॉच। तो इस पे फेसबुक पे शो देखना है तो आप जिस प्लेटफॉर्म का उपयोग करेंगे उस प्लेटफॉर्म को हम लोग कहते हैं फेसबुक वॉच। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फेसबुक वॉच। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 26। खटाखट आंसर देते रहिएगा, लास्ट तक बने रहिए, सिर्फ 5 क्वेश्चन और हैं, और जाते जाते अपने सारे आंसर्स को वैल्यूएट करके जाइएगा कि हाँ मैंने कितने प्रश्न किए हैं। समुद्रगुप्त के शासनकाल के दौरान वर्तमान बंगाल राज्य किस रियासत से संबंधित था, कामरूप, देवका, समताता, कर्तपुरा। मतलब समुद्रगुप्त के शासनकाल में जो बंगाल है आज का, वो किस नाम से जाना जाता था, ठीक। तो इसमें जो कर्तपुरा है वो पंजाब उत्तराखंड तक के क्षेत्र थे, पंजाब एवं उत्तराखंड तक के क्षेत्र थे शामिल थे। कामरूप और देवका वर्तमान असम के क्षेत्र थे। समताता बंगाल के नाम से जाना जाता था, ठीक, बंगाल का नाम समताता के नाम से जाना जाता था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, समताता। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 27। नेफ्थलीन एक हाइड्रोकार्बन है, अकार्बनिक, ठीक, सही है, कार्बनिक है। एस्टर, एलिसाइक्लिक, सुगंधित, ठीक। तो ये कार्बनिक यौगिक है, और कार्बनिक यौगिक में इनमें जो सबसे जो सही आंसर है सुगंधित। हाइड्रोकार्बन ही है, हाइड्रोजन और कार्बन से बनी हुई संरचना है, जिसके पास तीव्र गंध होती है, रंग सफ़ेद होता है, इसका रंग सफ़ेद होता है, ठीक, ठोस होता है ये भी ध्यान रखिएगा। और ये किस लिए यूज किया जाता है, कीटनाशक के रूप में यूज किया जाता है। कार्बनिक यौगिक है, ये भी ध्यान रखिएगा, कार्बनिक यौगिक है।
तो इसका राइट आंसर होगा सुगंधित। ठीक, बहुत तीखी गंध होती है इसकी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28, लोक अदालतों को डॉट डॉट के तहत वैधानिक दर्जा दिया गया है। न्यायाधीश पूछताछ नियम 1969, कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987, न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968, न्यायाधीश संरक्षण अधिनियम 1985। तो लोक अदालतों को जो अधिकार दिए गए, वैधानिक अधिकार, उनको किस अधिनियम से दिए गए, ये प्रश्न दिया गया है। उन्हें दिया गया है कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के द्वारा इन लोक अदालतों को जो है अधिकार प्रदान किए गए हैं। लोक अदालत सुलह समझौते से विवादों को निपटाने वाली आपकी अदालत है और एकमात्र ऐसी अदालत है जिसके निर्णय को कहीं पर भी भारत में चैलेंज नहीं किया जा सकता। ठीक, बड़ा इसका महत्व है और इसे वैधानिक अधिकार मिला कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के द्वारा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29, हाल ही में किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन और पेरिस जलवायु समझौते से बाहर होने की घोषणा की? रूस, चीन, भारत और अमेरिका। ठीक, तो देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन और पेरिस जलवायु समझौते से बाहर, पहले तो मैं उत्तर बता दूं, अमेरिका। कौन सा देश? अमेरिका। और यह निर्णय लिया किसने? डोनाल्ड ट्रंप जी ने। ठीक, इन दोनों में कमियों का हवाला देते हुए और अपने कामों को ठीक ढंग से न करने का आरोप लगाते हुए डोनाल्ड ट्रंप सरकार जब बनी तब इन्होंने इससे अलग होने का फैसला किया। अलग होकर के ये करेंगे क्या? ये अलग होकर के इनको फंड नहीं देंगे। अमेरिका के साथ यही है कि अमेरिका बहुत सारे संगठनों को बड़े पैमाने पे धन भेजता है, धन देता है, जिससे वो पूरे विश्व में जो है इस चीज़ के लिए जाना जाता है और सारी संस्थाओं पे वो एक तरह से जो है नियंत्रण बना के रखता है। तो ये अगर नहीं रहेंगे तो नुकसान किस चीज़ का है? पैसों का है, फंड का है, और जिससे आगे जो पूरी जो चीज़ें होंगी वो प्रभावित होंगी अनेक देशों में, अलग अलग देशों में, क्योंकि ये संगठन जो है अपना अलग अलग देशों में अलग अलग कार्य करते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका। आज की मिशन लक्ष्य सीरीज का अंतिम प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30। भारत में पहली बार हुए सर्वेक्षण के अनुसार डॉल्फिन की संख्या कितनी दर्ज की गई है? ठीक, डॉल्फिन जो आपका भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है जिसकी काउंटिंग इस बार हुई है। उस काउंटिंग के हिसाब से भारत में जो डॉल्फिन की संख्या बताई गई है वो कितनी है? 6327 डॉल्फिन हमारे यहाँ हैं। तो फ्रेंड्स, आज के ये 30 प्रश्न थे। ये कैसे लगे इसको अच्छे से तैयार करिएगा, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।